ओडिसी एक बहुत पुरानी कहानी है जो हजारों साल पहले एक ग्रीक पोएट होमर ने लिखी थी। इसके ऊपर एक मूवी आ रही है क्रिस्टोफर नोलन की, द ओडिसी, जो कि जिसका आपने ट्रेलर देख लिया होगा एंड डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि द ओडिसी है क्या एंड आपको ये क्यों देखनी चाहिए। क्रिस्टोफर नोलन द ओडिसी क्यों बना रहे हैं, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। द स्टोरी ऑफ ओडिसी। होमर एक ग्रीक पोएट जिन्होंने दो कविताएं लिखी थी, पहली द एलियट एंड दूसरी द ओडिसी। पहली है एलियट जिसमें ट्रोजन वॉर की कहानी दिखाई गई है। इसी ट्रोजन वॉर पे बेस्ड है 2004 की ट्रॉय मूवी, बैड पिट की मूवी है, आपने देखी होगी एंड वो एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस देती है कि ट्रोजन वॉर क्या था। ओके, ट्रोजन वॉर दो किंग के बीच में हुई थी। पहले किंग जिनका नाम था एगिमोन एंड दूसरे किंग थे किंग प्रियम। देखो, ये ट्रोजन वॉर 10 साल तक चला था एंड इसमें अल्टीमेटली ग्रीक अलायंस की जीत हुई थी। देखो, ग्रीक अलायंस छोटी नहीं थी, इसमें बहुत सारे किंग्स थे, बहुत सारी सेनाएं थी एंड बहुत सारे अलग अलग तरीके से ट्रुप में बांटा गया था। एंड इनमें से एक राजा था ओडिसियस, जो कि इथिका का राजा था, जो कि एगिमोन की तरफ से लड़ने के लिए ट्रॉय गया था। एंड ओडिसियस की ट्रॉय से उसके घर तक पहुंचने की कहानी है द ओडिसी। मतलब उसको अपने घर पहुंचने में 10 साल लगे थे एंड इस 10 साल के बीच में, इस जर्नी में बहुत कुछ हुआ एंड पूरी जर्नी में जो कुछ हुआ था वो आपको इस बुक में मिल जाएगा, जिसका नाम है द ओडिसी। एंड आज हम बात करने वाले हैं द ओडिसी के ऊपर कि क्या है द ओडिसी की कहानी। ओके, कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है एक छोटे से राज इथिका से, जिसका राजा था ओडिसियस। ओडिसियस जो अपनी सेना को लेके बहुत दूर ट्रॉय में लड़ने गया था एक ट्रोजन वॉर के लिए एंड जिसको 10 साल, मतलब उस वॉर को खत्म होने में 10 साल लग गए थे। एंड इन 10 सालों में उसके राज में राज करने के लिए कोई राजा या किंग, उसके राज में कोई भी किंग नहीं था जो उस राज्य को संभाल सके, इथिका को संभाल सके। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग रही थी। ग्रीक के सारे जितने भी लोग लड़ने गए थे वो सब धीरे धीरे वापस आते हैं, लेकिन अभी तक ओडिसियस अपने घर नहीं पहुंचा था। एंड मतलब इसके चलते इथिका में एक अफवाह उड़ने लगी कि जो ओडिसियस है वो मारा गया है। एंड इस बीच इथिका के जो पावरफुल लोग थे, वो लोग एक तरीके से महल था उसके अंदर आ जाते हैं एंड वो रहने लगते हैं एंड वो शादी करना चाहते हैं पेनेलोपी से, ताकि वो एक्वायर कर सके पूरा एम्पायर को, क्योंकि राजमहल में अभी सिर्फ दो ही लोग रहते थे, पेनेलोपी एंड टेलीमार्कस जो ओडिसियस का सन था। एंड जब ओडिसियस ट्रॉय जाते हैं तो जो टेलीमार्कस थे, उनका जो बेटा था टेलीमार्कस, वो बहुत छोटा था। एंड अब 20 साल बीत चुके होते हैं और जो टेलीमार्कस होता है वो बहुत बड़ा हो चुका होता है। इन 20 सालों में एक चीज अच्छी हुई, एक गॉडेस थी एथीना नाम की, जो कि ओडिसियस पे बहुत ज्यादा मेहरबान थी, मतलब बहुत खुश थी उनसे। तो वो एक तरीके से हेल्प करती है उनकी फैमिली की, पेनेलोपी की एंड टेलीमार्कस की। तो वो इंसानों का भेस लेती है एंड टेलीमार्कस से मिलती है एंड टेलीमार्कस से मिलने के बाद उन्हें बताती है कि तुम ये कैसे मान सकते हो कि तुम्हारे जो फादर हैं ओडिसियस वो मर चुके हैं। तुम्हें जाना चाहिए, ढूंढना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए। टेलीमार्कस इस चीज को एग्री करते हैं एंड वो निकल पड़ते हैं उन लोगों से पूछने के लिए जिन लोगों ने ओडिसियस को देखा होगा या जिन लोगों ने ओडिसियस के साथ वॉर की होगी। देखो, क्योंकि ये जरूरी इसीलिए है क्योंकि वो गॉडेस उन्हें टेलीमार्कस को समझाती हैं कि अगर वो यहीं बैठे रहेंगे और वो कुछ नहीं करेंगे तो जो लोग उनके राज में घुसे हुए हैं और जो उनका एम्पायर को एक्वायर करना चाहते हैं, उस पावर को लेना चाहते हैं एंड पेनेलोपी से शादी करना चाहते हैं, वो एक तरीके से सब कुछ खत्म कर देंगे। एंड तो इससे बचने के लिए टेलीमार्कस को ढूंढना पड़ेगा। टेलीमार्कस इथिकस से बाहर निकलते हैं। सबसे पहले मिलते हैं नेस्टर से, जो कि अभी अभी वॉर से लौटे हुए होते हैं एंड वो उनसे पूछते हैं उनके फादर के बारे में, लेकिन वो मना करते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता इस बारे में। वो एक सलाह देते हैं कि तुम जाओ स्पार्टा के राजा मेलेनस से। एंड तुम्हें बता देता हूँ, स्पार्टा के राजा मेलेनस वही थे जो एगिमोन के साथ मिलके एक ग्रीक अलायंस बनाते हैं एंड ट्रोजन वॉर के लिए जाते हैं। मतलब ट्रॉय पे ट्रोजन वॉर लड़ी जाती है, वो उसी चीज के लिए जाते हैं एक तरीके से। एंड सबसे बड़ी बात, मेलेनोस वही है जिनकी वाइफ हेलेन है और जिसके वजह से ये ट्रोजन वॉर पूरी चालू हुई थी। तो पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ट्रोजन वॉर होती क्या है, मतलब ट्रोजन वॉर है क्या, क्या स्टोरी है ट्रोजन वॉर की। देखो, मेलेनस की वाइफ है मेलन एंड ट्रॉय जिसके प्रिंस हैं द पेरिस। पेरिस को हेलन से प्यार हो जाता है, क्योंकि जो हेलन थी उस जमाने की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल मानी जाती थी एंड वो इतनी सुंदर थी कि हर कोई मतलब उन्हें पसंद करता था। लेकिन ट्रॉय के राजकुमार द पेरिस थे, उनको पसंद आ जाती हेलन एंड वो उनको लेके भाग जाते हैं। तो जो मेलेनस है वो एगिमोन के साथ एक ग्रीक अलायंस बनाते हैं एंड ट्रॉय को खत्म कर देते हैं, एक तरीके से ट्रॉय के ऊपर हमला कर देते हैं।
तो ये ट्रोजन वॉर चालू हो जाती है एंड ये पूरी 10 साल तक चलती है, जिसमें जो ट्रॉय था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है एंड इसमें ग्रीक एलायंस की जीत होती है। लेकिन जब टेलीमार्कस उनसे पूछते हैं उनके फादर के बारे में, तो वो यही चीज बोलते हैं कि वो जब आ रहे थे तो एक बहुत बड़ा तूफान आता है, जिसके चलते वो बहुत लेट हो जाते हैं, वो पहुंच नहीं पाते हैं, तो उनको पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन वो एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं उनके फादर के बारे में कि उनके जो फादर है वो एक आइलैंड पे फंसे हुए हैं। वो फंसे तो हुए हैं, लेकिन उस आइलैंड पे एक कैलेप्सो नाम की एक गॉडेस रहती है जो ओडिसियस को जाने नहीं दे रही है। करीब उन्हें 7 साल से वहीं पकड़ के रखी हुई है, उसी जगह पे रोक के रखी है, उसी आइलैंड पे फंसा के रखी हुई है। एंड ये न्यूज सुनने के बाद एटलीस्ट टेलीमार्कस को इतना समझ में आ जाता है कि उनके फादर मरे तो नहीं है, जिंदा है, एटलीस्ट जिंदा तो है। अब देखो, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ओडिसियस ट्रोजन वॉर जीतने के बाद अपनी सेना के साथ जब घर लौट रहे होते हैं, तो वो एक इतनी दूर एक आइलैंड पे कैसे फंस जाते हैं, क्यों फंस जाते हैं और क्या होता है उनके साथ। एंड सबसे बड़ी बात, उस आइलैंड पे वो अकेले क्यों फंसे हुए हैं, क्या हुआ था उनके साथ, आइए जानते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमें ओडिसियस के पास चलना पड़ेगा। तो चलते हैं ओडिसियस के पास। तो ओडिसियस जो कि फंसे हुए हैं एक ओगेजिया नाम के आइलैंड में। उस आइलैंड में एक गॉडेस रहती है जिनका नाम है कैलेप्सो, जिनको ओडिसियस से प्यार हो गया था एंड उन्होंने ओडिसियस को पकड़ के रखा है, एक तरीके से जाने ही नहीं दे रही है वो। लेकिन 7 साल तक जब ओडिसियस को कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी एंड वो फंसे पड़े थे, तो एक तरीके से वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। एंड ओडिसियस की इस परेशानी को देख के एथीना जो गॉड थी वो उनकी हेल्प करती है। एथीना वही गॉड थी जिन्होंने ओडिसियस की फैमिली पेलेनोपी एंड टेलीमार्कस की हेल्प की थी। तो एथीना एक तरीके से ज्यूस के पास जाती हैं जो कि सबसे बड़े गॉड थे एंड वो उन्हें बताती हैं कि ओडिसियस जो कि अपने घर लौटना चाहता है उन्हें लौटने दे। तो वो इस चीज को सुनते हैं एंड वो एक मैसेंजर भेजते हैं कैलिप्सो के पास एंड उन्हें बताते हैं, उन्हें एक ऑर्डर देते हैं कि वो ओडिसियस को जाने दे, उनकी जर्नी पूरी करने दे। तो वो पहले मना करती है, लेकिन एंड ऑफ क्योंकि ज्यूस ने बोला था एंड उनका ऑर्डर कोई भी मना नहीं कर सकता, तो उन्हें जाने देना पड़ा। कहानी आगे बढ़ती है। ओडिसियस अब कैलिप्सो की हेल्प से एक राफ्ट बनाते हैं एंड निकल पड़ते हैं अपने आगे की सफर के लिए। लेकिन वो एक लकड़ी की छोटी सी राफ्ट थी जो ज्यादा टिक नहीं पाई एंड किस तरीके से वो पूरी तरीके से टूट जाती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जो पोसाइडन है वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे ओडिसियस से, तो वो एक तूफान लाते हैं एंड किस तरीके से उनकी जो राफ्ट थी उसे भी खत्म कर देते हैं, पूरी तोड़ देते हैं। तो वो जैसे तैसे तैर के एक आइलैंड पे पहुंचते हैं। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि पोसाइडन की क्या दुश्मनी रही होगी ओडिसियस से। तो कहानी में आगे आपको पता चलेगा ना, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से ओडिसियस एक आइलैंड पे पहुंचते हैं जिसके राजा उनका वेलकम करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा ग्रीट करते हैं एंड किस तरीके से वो जो ओडिसियस है वो अपनी पूरी स्टोरी सुनाते हैं कि वो एक ट्रोजन वॉर लड़ी थी एंड वो जब अपने घर वापस पहुंचते हैं तो 10 साल 7-8 साल तक वो एक आइलैंड पे ही फंस जाते हैं। किस तरीके से उनके साथ क्या क्या होता है वो हर एक चीज समझाते हैं। जो किंग थे वो बहुत अच्छे से उस चीज को सुनते हैं। ओडिसियस है वो किंग को सुनाते हैं कि किस तरीके से वो 12 जहाज लेके ट्रोजन वॉर लड़ने निकलते हैं एंड किस तरीके से वो वॉर खत्म होने के बाद जब अपने घर लौट रहे होते हैं तो सबसे पहले वो एक आइलैंड पहुंचते हैं जिसका नाम इस्मस था एंड वो वहां रेड करते हैं एंड रेड करने के बाद वहां उनके 72 सोल्जर्स मारे जाते हैं। फिर वो आगे जाते हैं एक आइलैंड पे पहुंचते हैं जिसका नाम था द लोटस ईटर्स। एंड लोटस ईटर्स नाम के एक आइलैंड पे जब वो पहुंचते हैं, वहाँ वो एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे जिसमें वो जो भी उस लोटस को खाता है वो अपनी मेमोरीज भूल जाता है एंड वो सब भूल जाता है कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है। तो उसके जो सोल्जर्स थे वो बहुत सारे लोग खा लेते हैं। इस बीच वो सब भूल जाता है कि उन्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, वो घर जाना है, नहीं जाना है। तो जो ओडिसियस थे वो उनको बांधते हैं, उनको लेते हैं, फिर से चल पड़ते हैं अपने सफर में। देखो कहानी में अब तक जो ओडिसियस है एक तरीके से वो अपनी कहानी सुना रहे हैं उन किंग को जिन्होंने उनका वेलकम किया है। तो कहानी अब तक वहां पहुंची है कि किस तरीके से वो 2 आइलैंड निकले हैं, उनके कितने सारे सोल्जर मारे गए हैं। अब वो एक नए आइलैंड पहुंचते हैं जिसमें रहते थे साइक्लोप्स। एंड साइक्लोप्स में 12 जहाज जो लेके गए थे उनमें से वो एक जहाज को निकालते हैं एंड वो आगे बढ़ते हैं। तो उस आइलैंड में एक पॉलीफेमस नाम का एक जाइंट रहा करता था जिसकी एक आंख थी एंड वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। तो किस तरीके से जब ओडिसियस किस तरीके से अपने सोल्जर्स के साथ जब वो उस आइलैंड में जाते हैं एंड वो किस तरीके से एक बहुत बड़ी केव दिखती है जहाँ पे उन्हें लगता है कि उनकी हेल्प हो जाएगी, खाने के लिए कुछ कुछ मिल जाएगा उन्हें। तो जब उस केव में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वहां एक बहुत बड़ा जाइंट रहता है एंड वो जब जाइंट उनसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम नहीं बताते हैं, उन्हें नो मैन करके बोलते हैं कि मेरा नाम नो मैन है।
तो किस तरीके से आपको पता चलेगा नो मैन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कहानी के लिए नो मैन जो ने नाम बताया वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब जो जाइंट होता है वो क्या क्या करता है, उनके उनके जो सोल्जर्स होते हैं उनमें से दो लोगों को उठाता है एंड वो सीधा निगल लेता है, सीधा खा लेता है उनको। एंड फिर वो बाहर चला जाता है, उसकी कुछ भेड़ होती हैं क्योंकि वो एक तरीके से एक गडरिया गडरिया कह सकते हो वो था, वो अपने भेड़ों को लेता है और वो बाहर चला जाता है और बहुत बड़ा एक पत्थर जो होता है अपनी केव से बंद कर देता ताकि कोई भी उसकी केव में आ ना सके और जा ना सके। एंड वो केव का पत्थर इतना बड़ा था, इतना पावर, इतना इतना मतलब इतना खतरनाक था कि कोई भी उसे हिला तक नहीं सकता था। तो जब वो रात होती है तो वो वापस आता है एंड फिर से ओडेसियस के जो सोल्जर्स थे उनमें से दो लोग को उठाता है और वो खाता है। ये जो सिलसिला होता है वो 2-3 दिन तक चलता है एंड ओडेसियस समझ जाते हैं कि यार अब यहाँ से नहीं निकले तो हम भी मारे जाएंगे। तो वो एक प्लान बनाते हैं, वो एक लकड़ी लेते हैं और उसको शार्प करते हैं। फिर रात को जब वो जाइंट आता है एंड वो सोता है और जब वो उन दोनों उसके सोल्जर्स को उठाता है और वो खाता है, तो जब वो सोने लगता है तो जो ओडेसियस होते हैं वो जो लकड़ी होती है उसको लेते हैं, उसकी आंख में मार देते हैं। तो बहुत ज़्यादा खून निकलता है। वो जो उसका उसकी वैसे भी उसकी एक ही आँख थी, तो जो उसकी एक आँख थी वो भी खत्म हो जाती है, मतलब वो अंधा हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है टोटली। अब जब वो पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुका है तो अब वो भाई बहुत ज़्यादा होता है ना, परेशान हो चुका है। वो हर एक चीज़ जो उसको हाथ में मिल रही है वो उससे पकड़ना चाहता है, उन्हें मारना चाहता है, मतलब ओडेसियस और उसके सोल्जर जितने बचे कुछ हैं। तो अब वो एक ही चीज़ कर सकता है, वो क्या करेगा, वो केव के बाहर जाता है एंड वो क्योंकि क्योंकि देखो वो बहुत छोटे-छोटे हैं ओडेसियस और वो जितने भी उसके सोल्जर हैं वो बहुत छोटे हैं, तो वो उसके हाथ नहीं आ रहे हैं। तो वो एक प्लान बनाता है, जाइंट एक प्लान बनाता है, वो बाहर चला जाता है। जाइंट जिसका नाम पॉलीमॉर्फिस था, वो बाहर जाता है और अपनी केव के बाहर बैठ जाता है एंड वो डिसाइड करता है कि ये लोग बाहर तो ये अगर इनको भागना होगा तो ये बाहर तो ज़रूर आएँगे, तो ये उन्हें पकड़ लेगा एंड उन्हें खा लेगा। तो अब किस तरीके से पूरी रात बीत जाती है, कोई भी नहीं आता है एंड कोई भी आता ही नहीं है, पूरी रात बीतने के बाद भी कोई नहीं आता। तो वो डिसाइड करता है कि अब क्योंकि उसकी जो भेड़ थी उन्हें उसे बाहर तो भेजना ही था, तो वो क्या करता है, वो भेड़ों को धीरे-धीरे बाहर लाने देता है और वो ये चेक करता है कि कहीं इस बीच उसका ओडिसियस और जो उसके लोग थे वो तो ना मिल जाए, तो वो उन्हें मार देगा। लेकिन ओडिसियस भी बहुत चालाक था, वो क्या करता है, कुछ-कुछ मतलब ऐसे जितनी भेड़ थी उनके बीच में अपने सोल्जर को नीचे जो होता है ना उसकी भेड़ के नीचे उसके सोल्जर को बाँध देता है। तो वो धीरे-धीरे ऐसे उसकी भेड़ के साथ उसका सोल्जर्स भी निकल जाते हैं। लास्ट वाली जो भेड़ होती है उसमें ओडिसियस होता है, उसके नीचे ओडिसियस होता है। तो स्पेशली जो मतलब उस लास्ट भेड़ को उठाता है, थोड़ा सहलाता है, मतलब वो जो जाइंट होता है उसे सहलाता है, प्यार करता है। तो उसे पता तक नहीं चलता है, वो जाने देता है उसे, ठीक है। अब ओडिसियस इस चीज में मतलब इस चीज को देख के कि यार वो तो बिल्कुल बच गया है, वो थोड़ा एक होता है ना ईगो में आ जाता है, कोई बहुत बहुत अलग ही बिहेवियर हो जाता है उसका एंड वो मतलब चिल्ला के उसे बोल देता है कि मेरा नाम नो मैन नहीं, उस जाइंट को चिल्ला के बोलता है मेरा नाम नो मैन नहीं है, मेरा नाम है ओडिसियस द किंग ऑफ इथिका। तो जब ये जाइंट सुन लेता है तो क्योंकि वो जाइंट एक तरीके से सन था पोसाइडन का, पोसाइडन जो गॉड है सी के समुद्र के गॉड है। अब वो क्या करता है, प्रे करता है, जो जाइंट होता है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिस, वो प्रे करता है गॉड से, पोसाइडन से, कि वो बोलता है कि अपने फादर से प्रे करता है और एक कर्ज दे देता है एक तरीके से कि जो वो नाम लेके बोलता है जो ओडिसियस है वो उसको मार दे। अगर वो उसको मार नहीं पा रहे हैं तो उसकी जो जर्नी है वो पूरी ना हो, बहुत लेट हो जाए उस जर्नी में एंड उसके जो फैमिली है, उस फैमिली मतलब उसकी जो फैमिली है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए और बहुत सारी समस्याएं हैं वो उसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। एक तरीके से एक कर्ज दे देता है एंड वो कर्ज इतना ज्यादा खतरनाक होता है, वो उस कर्ज के चलते उसकी जर्नी इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है। पोसाइडन इतने नाराज़ होते हैं उस चीज़ को लेके क्योंकि उसके उनके बेटे की आँख में वो लिटरली उनकी आँख फोड़ देते हैं। तो कहानी ऐसी ही चलती है एंड अब क्या करते हैं, वो इस चीज़ को देख के जो जाइंट होता है वो एक पत्थर उठाता है एंड वो उनकी जो शिप होती है उसपे मार देता है। तो वो शिप थोड़ी-थोड़ी बचती है एंड वो निकल पड़ता है अपनी आगे की जर्नी के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि किस तरीके से एक एक बहुत बड़ा श्राप उनके साथ चल रहा है। जो पोसाइडन है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं, पूरी तरीके से उनके खिलाफ हो चुके हैं एंड क्योंकि उन्हें एक तरीके से पूरा ट्रैवल करना है पानी में ही एंड भाई बहुत होता है ना, एक गलत पंगा ले लिया उन्होंने। अब कहानी में आगे जो ओडेसियस होता है वो एक नए आइलैंड पे पहुंचता है जिसमें रहते थे द कीपर ऑफ विंड, यानी हवाओं को कंट्रोल करने वाले। किस तरीके से वो ओडेसियस की हेल्प करते हैं, वो क्या करते हैं, एक बैग में बहुत सारी उनके रास्ता में जितनी भी हवाएं जो उन्हें रोक रही है वो उसे बैग में भरते हैं और ओडेसियस को बोलते हैं कि इस बैग को खोलना मत, और एक हवा अपनी तरफ से दे देते हैं कि वो सीधा उन्हें उनके राज्य तक पहुंचाएगी, एथिका। तो
अब वो निकल पड़ते हैं आगे और पूरी तरीके से उनके रास्ते की हवा मतलब एक पूरे रास्ते की जितनी प्रॉब्लम्स थी वो कुछ हद तक कम हो गई थी। एंड वो बोट में मतलब उनकी जो शिप थी उसमें बैठ के वो प्रॉपर निकल पड़ते हैं। तो जब एक रात उनकी आंख लगती है एंड वो उनके जो साथी बच्चे कुचे थे वो एक उस बैग को देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार वैसे ही ओडिसस के पास वो बहुत खजाना है बहुत कुछ होगा। तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा लेने की कोशिश करते हैं, तो वो चुराने की कोशिश करते हैं, वो बैग को खोल देते हैं। तो इसके प्रॉब्लम इसके चलते तो इसके चलते सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि जो शिप मतलब जो ओडिसियस की मेन जो शिप थी वो इथिका से ज्यादा दूर नहीं थी, बहुत पास थे, मतलब वो लिटरली अगली सुबह पहुंच भी जाते हैं, वो इतने पास थे। तो प्रॉब्लम यहाँ आ जाती कि जो उनकी जो मतलब वो जो बैग खोलते हैं तो जितनी भी हवा वो रोकने वाली जितनी भी हवा को रोका गया था वो सारी रिलीज हो जाती है, वो सब निकल जाती है एंड जो डायरेक्शन थी ना वो भूल जाते हैं, वो गुम जाती है, उनकी जो शिप होती है एक तरीके से पूरा रास्ता भटक जाती है। एंड अब जब ये चीज ओडेसियस देखते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकते इस चीज के लिए, क्योंकि एक तरीके से उन्हें कर्ज लगा हुआ है, एक श्राप लगा हुआ है कि वो किसी भी हाल में अपने घर में जल्दी तो नहीं पहुंच सकते हैं, मतलब टाइम लगेगा लेकिन इतना टाइम लग जाएगा वो पता नहीं था उन्हें। देखो अब वो अपना डायरेक्शन तो भटक चुके हैं पूरी तरीके से, अब वो क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं जैसे तैसे एंड आगे चल के एक आइलैंड पहुंचते हैं जहां पे बहुत सारे जाइंट रहते हैं, जो कि एक तरीके से उनकी जो 12 जहाज बचे कुछ जो शिप्स थी 12 उन पूरी पूरी शिप्स के ऊपर पत्थर मार के पूरी तरीके से उन शिप्स को खत्म कर देते हैं, बची कुछ जो एक शिप होती है वो आगे चल देते हैं। एंड उस शिप से जब वो अगले आइलैंड पर पहुंचते हैं जिसमें एक जादूगरनी रहा करती थी जिसका नाम था सरसी, एक ऐसी जादूगरनी जो कि एक तरीके से लोगों को जानवर बदल देती है, ठीक है। तो वो एक तरीके से अपने कुछ सोल्जर्स को बोलते हैं कि कुछ खाना और कुछ पानी के लिए तुम उस जगह पे जाओ एंड उधर से कुछ लेके आओ। तो जब वो जाते हैं तो जो सरसी थी वो एक तरीके से उनको एनिमल्स में बदल देती है। तो जब बहुत देर तक जो ओडिसियस की आर्मी थी वो नहीं आ रही थी, तो ओडिसियस खुद डिसाइड करते हैं जाने के लिए और वो देखते हैं उस जगह पे कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो वो देखते हैं वहाँ पे अब ओडिसियस डिसाइड करते हैं सरसी से मिलने का, सरसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अपने जितने भी सोल्जर्स को उन्हें उसने एनिमल्स यानी जानवरों में बदल दिया था वो ठीक करते हैं। एंड ये चीज मतलब बहुत अच्छी होती है एंड वो उनके साथ मतलब वो डिसाइड करते हैं कि वो उनके साथ रहते हैं। तो एक दिन रहते हैं, 2 दिन रहते हैं, हफ्ता भर रहते हैं, महीना भर रहते हैं, ऐसे करते करते एक साल हो जाता है। जब वो डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें यहाँ से जाना है तो वो पूछते हैं, डायरेक्शन पूछते हैं एक तरीके से सरसी से, तो सरसी उन्हें बताती है कि तुम एक तरीके से सरसी एक राय देती है कि तुम अंडरवर्ल्ड जाओ, अंडरवर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहाँ मुर्दे रहते हैं, मरने के बाद लोग वहां रहते हैं। तो ओडिसियस वहां जाता है एंड वो एक आदमी से मिलता है जो कि प्रोफेसी करता है, प्रेडिक्ट करता है, लोग के बारे में बताता है। अब वो एक तरीके से वो काम नहीं करता है लेकिन एक तरीके से उसकी जो पावर थी वो वर्क तो करती है। तो वो ओडेसियस को बताता है कि तुम्हारे जो घर है, तुम्हारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तुम कितना ज्यादा लेट हो चुके हो और ये सब प्रॉब्लम्स है क्या क्या है। एंड वो एक बहुत अच्छी चीज उन्हें गाइड करता है, एक बहुत अच्छी चीज बताता है कि जब तुम यहाँ से आगे जाओगे तो एक आइलैंड मिलेगा जिसमें सन गॉड की कैटल्स जानवर रहते हैं। तो वो उन्हें राय देता है कि तुम अगर उन्हें छेड़ोगे नहीं, उन्हें परेशान नहीं करोगे तो तुम बहुत जल्दी अपने घर पहुंच जाओगे, लेकिन अगर तुमने उन्हें छेड़ा तो तुम फिर से लेट हो जाओगे और फिर से प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो वो चीज ये सुनते हैं एंड आगे बढ़ जाते हैं चीज को सुन के। एंड अभी अंडरवर्ल्ड में वो जाने से पहले 3 लोगों से मिलते हैं। पहले एगिमनॉन एगिमनॉन वो आदमी थे जिन्होंने एक तरीके से ट्रोजन वॉर में लड़ाई लड़ाई लड़ी थी, मैंने बताया था आपको, वो किंग थे। एंड वो मर चुके होते हैं, वो अपने बारे में बताते हैं कि किस तरीके से जब वो घर पहुंचते हैं तो जो उनकी वाइफ थी और उनका जो लवर था उन दोनों ने प्लान करके इन्हें मार दिया था। सेकंड वो उनकी मदर से मिलते हैं जो कि उन्हें बताती हैं कि वो मर जाती हैं क्योंकि उनकी याद में, क्योंकि उनका जो बेटा था वो एक तरीके से वॉर में चला गया था एंड 10 साल बीतने के बाद भी जब उनका बेटा नहीं आया तो इस दुख में वो मर गई थी। एंड इसके बाद वो एक और आदमी से मिलते हैं जो कि होता है हरक्यूलिस। हरक्यूलिस आपने सुना ही होगा हरक्यूलिस का नाम। हरक्यूलिस बहुत ताकतवर आदमी है। ओडिसियस हरक्यूलिस से बोलते हैं कि तुम तो एक महान राजा, एक महान वॉरियर थे, तो तुम तो यहाँ एक राजा की तरह रहते होगे, बहुत ज्यादा एक राजा की तरह रहते होगे। तो जो हरक्यूलिस थे वो उन्हें जवाब बहुत प्यारा एक जवाब देते हैं कि मुझे ये मंजूर है कि मैं एक गरीब के घर एक गुलाम की तरह पैदा हो सकता हूँ, लेकिन मैं अंडरवर्ल्ड में नहीं रह सकता, मतलब वो एक मुर्दों की तरह नहीं रह सकते। तो ये चीजें वो सुनते हैं एंड तो इसके बाद वो निकल पड़ते हैं अपनी आगे की जर्नी के लिए। अब कहानी में आगे वो सरसी से मिलते हैं, सरसी से आगे डायरेक्शन पूछते हैं, वो निकल पड़ते हैं। तो अब कहानी में जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो अब उनकी शिप के सामने 2 रास्ते आते हैं। तो सबसे पहला रास्ता एक बहुत बड़े जाइंट, एक ऐसा राक्षस जो जिसके 6 सर थे, जिसका नाम शिलेक था, एंड दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा बवंडर एक साइक्लोप था। तो अब उनके सामने 2 रास्ते थे। अब वो या तो वो एक मॉन्स्टर जिसके 6 मुंह थे उसके पास जा सकते थे, या फिर वो चाहे तो साइक्लोप के पास जा सकते थे, वो बवंडर के पास जाते थे। तो वो डिसाइड करते हैं वो जाने वाले हैं
उस मॉन्स्टर के पास, क्योंकि वो मॉन्स्टर के पास जाएंगे तो कम से कम उनके क्योंकि 6 सर है तो कम से कम एक बार में 6 लोगों को खाएगा। बवंडर में जाएंगे तो उनका पूरा जो शिप होगी एक बार में ही खत्म हो जाएगी। तो वो तो आगे जब वो उस रास्ते पे गुजरता है तो वो मॉन्स्टर मिलता है जिसके 6 सर थे एंड वो ओडिसियस के 6 लोगों को खा लेता है। अब इसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो, जैसे कि मैंने कहा था, उनको प्रेडिक्ट किया गया था, उनको एक प्रेडिक्शन की गई थी कि वो एक ऐसे आइलैंड पे जाएंगे जहाँ पे सन गॉड के केटल्स रहेंगे। तो वो उस आइलैंड पे जाते हैं। पहले तो कुछ दिन वो कुछ नहीं करते, उन केटल्स को परेशान नहीं करते हैं, लेकिन जब ओडिसियस एक तरीके से सो जाते हैं तो जो उसके जो बच्चे कुछ लोग थे वो क्या करते हैं, उसके केटल्स को मारते हैं और खा लेते हैं। अब ओडिसियस फिर वही चीज आ जाती है, जो ओडिसियस थे वो उठते हैं, वो ओडिसियस जो देखते हैं तो वो फिर फिर वो थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन फिर वो कुछ कर ही नहीं सकते इस चीज के लिए एंड वो निकल पड़ते हैं अपनी आगे की जर्नी के लिए। लेकिन जो सन गॉड थे जब उन्हें पता चलता है तो वो क्या करते हैं, ज्यूस को बता देते हैं एंड जो ज्यूस थे वो इस चीज को सुनते हैं एंड अब वो क्या करते हैं, अपना एक थंडरबोल्ट लेते हैं, किस तरीके से उनकी बोट पे मार देते हैं। जो उसकी उनकी जो ओडिसियस की जो पूरी बोट थी वो पूरी तरीके से टूट जाती है एंड वो इतनी ज्यादा तबाह हो जाती है कि एक तरीके से उनके जो लोग थे वो सारे खत्म हो जाते हैं एंड अब जो ओडिसियस थे वो अकेले बच जाते हैं। वो अकेले बचते हैं, वो जैसे तैसे पानी में तैर के जैसे तैसे वो पहुंचते हैं एक आइलैंड पे। अब ये आइलैंड वही था जिसमें एक गॉडेस रहती थी, कैलिप्सो नाम की। ये वही गॉड थी जिनको प्यार हो गया था ओडिसियस से। तो ये पूरी कहानी घूम फिर के वही पहुंच गई। तो अब जब ये पूरी कहानी जब एक तरीके से राजा ने ये ओडिसियस ने पूरी कहानी अपनी बताई है उन किंग को, जो उन्हें जिन्होंने उनका वेलकम किया था, कि एक तरीके से मैं कैसे उस आइलैंड पे पहुंचा जहां पे ये रानी मतलब ये गॉड रहती थी कैलिप्सो, एंड किस तरीके से इस पूरे सफर में मतलब इस पूरी जर्नी को 7-8 साल बीत चुके थे एंड 7-8 साल बीत चुके थे एंड इसके बाद वो उस आइलैंड पे फंसे थे। वो गॉड उन्हें जाने नहीं दे रही थी कैलिप्सो। जैसे तैसे वो बच के वो उस आइलैंड से निकलते हैं और फिर वो उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं जहां पे उनका वेलकम उन किंग ने किया था। अब ये कहानी जब सुनते हैं वो किंग तो बहुत खुश होते हैं एंड वो सब जानने के बाद उनकी हेल्प करते हैं एंड वो उन्हें देते हैं अपनी एक शिप देते हैं एंड उन्हें बोलते हैं कि तुम इस बोट में सो जाओ, जब तुम सुबह उठोगे तो इथिका पहुंच जाओगे। एंड वैसा ही होता है, वो सो जाते हैं ओडिसियस एंड जब उनकी आंख खुलती है तो वो इथिका पहुंच जाते हैं। तो कहानी इतनी कुछ होने के बाद अब जाके वो पहुंचे हैं इथिका। लेकिन अब कहानी में क्या होता है कि जब इथिका पहुंच तो गए हैं लेकिन वो सीधा अपने महल में नहीं जाते हैं। वो पहुंचते हैं सबसे पहले उनके बहुत वफादार गडरिये जिनका नाम था यूमस था। तो वो जाते हैं एक गरीब के भेष में, एक भिखारी के भेष में एंड वो उन्हें उनसे पूछते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है इनके राज में क्या चल रहा है। जो यूमस थे वो उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारे मतलब वो बताते हैं हमारे जो राजा थे वो वॉर में गए थे एंड क्या पता वो मर गए हों या फिर जिंदा है, उन्हें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उनके देश की हालत बहुत खराब है। एक तरीके से जो पावरफुल लोग हैं वो उनके जो राज को है पूरी तरीके से एक्वायर कर लिए हैं एंड अब मतलब सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी है, बहुत खराब चल रही है। जब ये चीजें सुनते हैं तो पीछे से एक लड़का उनके पास आता है जो कि टेलीमार्कस होते हैं। तो मतलब एक तरीके से ओडिसियस और टेलीमार्कस सामने ही खड़े होते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि ये उनका बेटा है एंड टेलीमार्कस को नहीं पता होता है कि ये उनके फादर है। तो जो क्योंकि देखो अब टेलीमार्कस यहाँ कैसे पहुंचे, तो जो एथीना थी जब उन्हें गाइड कर रही होती है कि जब तुम एक तरीके से पहले उन मेलिनस किंग से मिलो, किंग बताएंगे कि वो जिंदा है कि नहीं है। जब उन्हें पता चलता है वो जिंदा है कि नहीं है तो उनको एथीना एक और चीज बोलती है कि तुम किंग से मिलने के बाद एक बार जब पूरा चीजें पता करोगे, इंफॉर्मेशन लोगे, उसके बाद जब तुम वापस अपने घर आओगे तो डायरेक्ट अपने घर मत जाना, महल में मत जाना, एक बार यूमस से मिल लेना, ठीक है, उस गडरिये से मिल लेना। तो वो वही करते हैं, वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं। क्यों? देखो ये जरूरी बहुत था क्योंकि एक तरीके से एथीना को पता था कि जो उसके राज में जो लोग पावरफुल लोग हैं वो एक तरीके से टेलीमार्कस को मारना चाहते हैं। अगर उसको मार दिया तो एक तरीके से उनकी जो टेलीमार्कस की जो मदर है पेनिलोपी, उनसे शादी कर लेंगे, पावरफुल बन जाएंगे, ऐसा कुछ। तो वही होता है, टेलीमार्कस सामने खड़े हुए हैं एंड ओडिसीज भी खड़े हैं, लेकिन अब जो यूमस थे उनको पेनिलोपी के पास जाना पड़ता है। वो उनके पास जाते हैं महल में एंड उन्हें बताते हैं कि जो टेलीमार्कस है वो यहाँ पे आ चुके हैं सेफली एंड कुछ भी गलत नहीं हुआ उनके साथ। ये सब सुन के पेनिलोपी खुश हो जाती है एंड अब क्या होता है कहानी में, देखो क्योंकि बहुत जरूरी है कि उस महल में जो पावरफुल लोग हैं, जो शूटर्स हैं, वो बहुत ज्यादा हैं, हजारों लोग हैं जो ये चाहते हैं कि पेनिलोपी से शादी कर लें, पावर को ले लें, ठीक है। तो अब जो यूमस थे जो अभी पेनिलोपी से बात कर रहे हैं, तो जो अभी क्या इस बीच जो ओडिसियस और टेलीमार्कस है वो एक ही जगह पे हैं अभी, ठीक है, दोनों साथ में है क्योंकि एलिमस है उनके एब्सेंस में दोनों टेलीमार्कस और ओडिसियस साथ में ही है।
तो जो एथीना गॉड थी, वो एक तरीके से जो ओडेसियस उनको एक तरीके से मैजिक करती हैं एंड उनको उनके पुराने भेष में वापस ला देती हैं, जो कि मतलब पावरफुल, उनको बहुत हेल्दी कर देती है, उनको कपड़े अच्छे कर देती है, जिससे वो वापस एक तरीके से किंग दिखते हैं। तो टेलीमार्कस एंड ओडिसियस दोनों मिलते हैं एंड उन दोनों में बात होती है, तो ओडिसियस बताते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्योंकि टेलीमार्कस को पता चल जाता है कि यही उनका बेटा है एंड दोनों क्या एक तरीके से रीयूनियन हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है। अब कहानी आगे बढ़ती है एंड जब उन्हें पता चलता है कि जो शूटर्स हैं उनके महल में हजारों शूटर्स एक तरीके से घूम रहे हैं, तो क्या करते हैं, जो टेलीमार्कस हैं वो अपने महल वापस पहुंच जाते हैं एंड जो शूटर्स जब उनको देखते हैं तो एक तरीके से शॉक में हो जाते हैं कि यार ये बच कैसे गया। अब इसके साथ साथ जो ओडिसियस हैं वो भी एक तरीके से महल में वापस पहुंचते हैं एंड जब वो महल में वापस पहुंचते हैं तो उनको मतलब क्योंकि वो एक तरीके से फिर से भिखारी के रूप में आ जाते हैं, एक बैगर के रूप में आ जाते हैं, तो लोग उन्हें पहचान क्या ही पाएंगे, वो एक तरीके से उनका मजाक उड़ाते हैं। और जो शूटर्स जो होते हैं वो और ज्यादा मतलब उनको देखते हैं, एक तरीके से उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। अब इन पूरे शूटर्स में सबसे बुरा शूटर एक था जिसका नाम था एंटिनस, सबसे ज्यादा रूड, जो कि एक तरीके से विलन भी कह सकते हो। वो क्या करता है, ओडिसियस जो बैगर बने हुए हैं, जो भिखारी बने हुए हैं, उन्हें परेशान करता है, एक तरीके से उनकी लड़ाई कराता है एक और गरीब के साथ, एक भिखारी के साथ। तो ओडिसियस तो आराम से जीत ही जाएंगे उनसे एंड वो जितने भी शूटर्स और जितने बैठे हुए थे वो सब देखते हैं, उनको एक तरीके से दया आती है और वो उसको खाने के लिए देते हैं। अब अगले दिन जो पेनोलोपी जब आती है, पेनोलोपी एक शर्त रखती है कि वो ओडिसियस का एक धनुष लेके आती है, उसके ऊपर स्ट्रिंग लगाने बोलती है एंड उससे 12 कुल्हाड़ी के बीच से तुम्हें उस तीर को तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो पहले बहुत सारे शूटर्स आते हैं जो कि नहीं कर पाते हैं, फिर लास्ट में ओडिसियस जो कि भिखारी बने थे वो आते हैं, आराम से उस तीर को लेते हैं, उस धनुष के लेते हैं, उसमें स्ट्रिंग लगाते हैं, तो ठीक है, एंड उसमें तीर टाइट करते हैं, मतलब तीर को खींचते हैं एंड वो आराम से उन 12 कुल्हाड़ियों के बीच से निकाल देते हैं। अब वो दूसरा तीर लेते हैं और एंटीमस की गर्दन पे मार देते हैं। इसके साथ जो एंटीमस होता है वो खत्म हो जाता है एंड जो टेलीमार्क, अब बच्चे कुछ जितने भी शूटर्स थे, ओडिसियस, टेलीमार्कस, एमस एमस और उसके एक और साथी, ये सब मिलके बाकी शूटर्स को मार देते हैं। इसके बाद सब लोग एक तरीके से खत्म हो जाते हैं, जो एक तरीके से पूरी फैमिली की रियूनियन हो जाता है, दोनों बहुत खुश हो जाते हैं एंड वो फिर से इथिका के राजा बन जाते हैं। लेकिन अगले दिन जब वो अपने फादर, क्योंकि उनकी मदर तो मर चुकी है, लेकिन अगले दिन जब वो फादर से मिलने जाते हैं तो प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि उनके जो फादर थे वो एक बहुत दूर इथिका से बहुत दूर रहते थे। जब वो उनसे मिलने जाते तो रास्ते में एंटीमस के फादर जो थे वो कुछ लोगों को लेके ओडिसियस और टेलीमार्कस को मारने आ जाते हैं। फिर से लड़ाई होती है एंड किस तरीके से ओडिसियस एंटीमस के फादर को मार देते हैं। अब एथीना बीच में आती है एंड वो फिर से सबको मतलब बोल देती है कि सब लोग चले जाओ एंड वो एक तरीके से एक जादू करती हैं, जितनी भी मतलब इस बीच लड़ाइयाँ और जो कुछ हुई है वो सब लोगों के दिमाग से सब सारी चीजों को सबके दिमाग से भुला देती है एंड यहाँ पे क्या होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। अब यहाँ कहानी खत्म हो जाती है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है एंड एथिका के फिर से राजा बन जाते हैं ओडिसियस एंड सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। तो ये जो कहानी थी एक तरीके से ओडिसियस की पूरी जर्नी थी एंड आप समझ गए होंगे कि कितनी खतरनाक कहानी है, कितनी बड़ी कहानी है, ये बहुत लंबी कहानी है जो कि ग्रीक मैथोलॉजी से रिलेटेड है एंड मतलब 10 साल ओडिसियस को ट्रॉय से घर तक पहुंचने में 10 साल लग गए थे एंड इन 10 सालों में इस बीच बहुत कुछ हुआ जो कि आप अब तक समझ गए होंगे इस पूरी कहानी को। तो क्रिस्टोफर नोलन की अगले महीने आने वाली जो मूवी है, जिसका ट्रेलर आप लोगों ने देख लिया होगा, देखो मुझे लग रहा है ट्रेलर जो ये स्टोरी है वो ट्रेलर से कुछ हद तक थोड़ी सी एक तरीके से थोड़ी मॉडर्नाइज होगी। जो कहानी है वो पुराने जमाने में ही सेट है, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन किस तरीके से इस स्टोरी को दिखाते हैं, तो ओडिसियस को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वो देखने में बहुत मजा आने वाला है। तो डेफिनेटली मुझे पता है आप लोग भी बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं मूवी के आने का। तो जब मूवी आएगी उसका फिर से रिव्यू करने वाले हैं कि मूवी किस हद तक स्टोरी से रिलेटेड है, क्या होने वाला है, वो तो देख के समझ में आ जाएगा। एंड अगर आपको और भी ऐसी मूवीज रिकमेंडेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो भाई इस चैनल को। तो फिर मिलते हैं गाइस।